Okay, our today's topic is damping, damped oscillations. और डैम्पिंग के हमारे पास कितनी फॉर्म्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं. सर आज आप कोई नई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वाइट बोर्ड है. टॉपिक इज डैम्प्ड ऑसिलेशन. जब ऑसिलेशन में से एनर्जी विड्रॉ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड डैम्पिंग. और उसका मेन इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं पड़ता बल्कि एम्पलीट्यूड के ऊपर पड़ता है इसमें. ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी आपके कैम्ब्रिज के पार्ट का सिलेबस का हिस्सा है. तो लेट मी राइट इट. डैम्पिंग इज़ अ प्रोसेस is a process whereby energy is taken away from the oscillating system. From the oscillating system. ठीक है, इसको मैं डायग्राम में भी करता हूँ. मुझे एक्चुअली आपके अटेंडेंस के लिए फिर बीच में से निकलना पड़ता है. वालेकुम अस्सलाम. आप ज़रा देखिए, आप यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड का ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ. अगर हमारे पास ये ऑसिलेशन है एंड लेट मेक इट दो वेव बना देते हैं. ये विदाउट डैम्पिंग है, इसके अंदर कोई एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा. सारिश, डैम्पिंग वाली कैसे बनाऊंगा? सर वो छोटी होती जाएगी ना, एम्पलीट्यूड से कम होती जाएगी. छोटा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? सर वर्टिकली. वर्टिकली. अब ज़रा देखिए, मैं इसको ये मेरे पास है इस तरफ आपका इन मीटर्स एम्पलीट्यूड एंड हेयर वी हैव. आई ट्राई टू मेंटेन द टाइम पीरियड, लेकिन अगर किसी जगह आपको ना नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. You will be asked to draw a wave pattern या oscillation pattern which shows damping. तो किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपने डैम्पिंग शो करनी है? शोइंग डैम्पिंग में किन बातों का ख्याल रखना है आपने? टाइम पीरियड सेम होना चाहिए. नंबर 1, टाइम पीरियड शुड बी सेम. टाइम पीरियड सेम. दूसरा, जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली ड्रॉप होगी. जस्ट एक बाउंसिंग बॉल जैसे आहिस्ता आहिस्ता अपना बाउंस रिड्यूस करता है, ऐसे ही आप जो है वो उसकी एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस. ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा. मीन्स अगर एम्पलीट्यूड इज ऑन द 5 बॉक्स, यहाँ से आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इट शुड बी 4 बॉक्स या 4.5, देन 4,
then 3.5, then 3, then 2.5, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे आप। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ एम्पलीट्यूड्स को। इफ़ दिस इज़ ओवर R1, this is over R2, this is R3, this is R4. So let me write here कि जो R1 है that is greater than R2, R2 is greater than R3, R3 is greater than R2, ऐसे R4 सॉरी। तो ग्रेजुअली आपने एक एक बॉक्स जो है वो ड्रॉप कर देंगे, देन यू विल बी डन। ठीक है सर जी? यस बोले। ये डिक्रीजिंग रेट सेम ही रहेगा सर? डिक्रीजिंग रेट एज फार एज शो करना तो ठीक है, अगर उसके बीच में कोई एनर्जी डेसिपेशन ज़्यादा आ जाती है तो डिक्रीजिंग रेट जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बीच में को बहुत ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए कि जनाब आपने बिल्कुल इसको एक एक बॉक्स रिड्यूस करते यूनिफॉर्मली डिस्क करते जाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि मीडियम के अंदर कोई ऐसी ट्रबल आ गई है जिसमें एकदम जो है वो ऑसिलेशन आपकी रुक गई है, ठीक है, आप इसको टॉपिक को थोड़ा सा आगे जाने दें। जब मैं गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर की एग्जांपल दूंगा तो हम देखेंगे कि देर आर सर्टन काइंड ऑफ डैम्पिंग जिसमें ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता अपनी एम्पलीट्यूड ड्रॉप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडुलम का केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एम्पलीट्यूड छोटी करता जाता है। लेकिन अगर उसी स्प्रिंग को आप बाद में पानी में डाल दें तो पानी के अंदर वो शायद 1-2 ऑसिलेशन के बाद रुक जाएगा, तो उसकी वो रेशो गड़बड़ कर जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए ना आप? तो उसमें ऐसा ही है, ठीक है। अगर आपकी कोई मीडियम का चेंज ना आ जाए, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो एग्ज़ाम्पल है ये ऐसे ही कर लेते हैं। इस आपके क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। ये जो ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल है, दिस इज एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग इन एयर, किसी मीडियम में। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे था और ये इट मेड टू ऑसिलेट, तो ये इन 2 पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रही है। मैं ये बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एंड ऐसे। नाउ अब आप अगर ऐसा करें कि इसको आप ऑसिलेट करवा रहे हैं और इसको एक बीकर के अंदर जिसके अंदर पानी है उसके अंदर आप इसको इंसर्ट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं ऐसे, और फिर इसको नीचे पुश करके तो ऑसिलेट कराते हैं। तो ये शायद ये इसका पहला है, ये शायद ज़्यादा ऑसिलेशन ही ना ले सके और ड्रास्टिकली इसकी एम्पलीट्यूड ड्रॉप हो जाए, तो इसको भी डैम्पिंग कहते हैं। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एनर्जी इज़ विदड्रॉन विद दिस फ्रॉम अवे फ्रॉम द सिस्टम, व्हाट हैपन टू दैट एनर्जी, उस एनर्जी को हुआ क्या है? कोई आंसर करेगा? kinetic energy of the water और sound energy वगैरह में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। या आपकी कोई, जैसे आप नहीं कहते इंटरनल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की, अभी आपने आगे हीट में ना पढ़ना है, जाके इंटरनल एनर्जी को पढ़ना है तो आपका कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगा कि जो वाटर की अपनी एनर्जी है उसके अंदर वो डेसिपेट हो जाएगी, या कुछ शोर आएगा, या कोई जो और क्या कहा था आपने, वाटर की काइनेटिक एनर्जी, उसको वो कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसको फिर टॉपिक टाइटल बन जाता है कि रेडिएशन एनर्जी इज़ रिमूव्ड इन 2 ways बेसिकली। एनर्जी इज़ रिमूव्ड
in two ways. Two ways. Number one, radiation of sound energy or heat. Radiation of sound energy और हीट को फर्दर एक्सप्लोर करके इंटरनल एनर्जी कर सकते हैं. इंटरनल हमारा बड़ा मेन टॉपिक आएगा आगे. इंटरनल एनर्जी कोई बता सकते हैं इंटरनल एनर्जी वैसे होता क्या है, जस्ट एज अ नो हाउ के लिए? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर अपनी जगह चेंज कर देते हैं, जैसे वाटर हिल जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इनकी बढ़ेगी. और अगर उनकी वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे हीट बढ़ जाती है. ठीक है. इवन इंटरनल एनर्जी जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है. एम आई राइट और नॉट? यस सर. क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो फिर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा होता, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है, जो गैप्स हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है. ठीक है. एक तो ये था. दूसरा हम ये इसमें कर सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट एयर या वाटर अगेंस्ट द मीडियम, ये हो जाता है. इसी बेसिकली इसी चीज़ का नाम है. अगर कोई चीज़ हीट अप होती है तो वो वर्क डन ही है. अगर किसी चीज़ की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, आपने सिर्फ येस या नो में इसको रिप्लाई करना है. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के पीछे वर्क डन ही इन्वॉल्व होता है. यस और नो? यस सर. हाँ. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भी वर्क डन है, और अगर उसका डिस्टेंस चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो वो भी वर्क डन है. ठीक है. सो इज द सेकंड इज वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. अगर वाटर नहीं है तो एयर, और अगर वाटर है तो वाटर. वर्क डन अगेंस्ट मीडियम रेजिस्टेंस कर लें. हाँ, ये कर. ठीक है. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन कि क्या आपको सिचुएशन गिवन है. वर्क डन अगेंस्ट मीडियम. ठीक है. कोई ऑयल भी हो सकता है, जैसे अभी तो एग्जांपल्स आएंगी ना. तो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ ये बना सकते हैं. अगर ये एनर्जी हो तो ये एनर्जी डेसिपेट कर रहा होता है, आपका एनर्जी ड्रॉप है, तो ये एरिया जो है वो एनर्जी डेसिपेशन में कंसिडर हो जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं इन ये जो डैम्पिंग्स हैं, ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं. जैसे मैंने आपको पहले दिन थोड़ा सा जिक्र किया था कि जब आप अपने हाथ में एमीटर को होल्ड करते हैं और आप हाथ में पकड़े हुए जा रहे हैं, तो कभी आप गौर करें उसकी नीडल मूव कर रही होती है. डजंट मीन दैट योर हैंड इज़ कैरिंग अ करंट and you are connected with the ammeter electrically and current is noticed. Actually वो फोर्स की वजह से जो आप के हिलने जुलने की वजह से आ रही है, इसकी वजह से वो जो सेंसिटिव नीडल है वो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, ऑसिलेट करती है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपने एमीटर को लगा दिया है, सर्किट के साथ लगाया है, एंड यू उसको रीडिंग मेजर की है, एंड देन यू स्विच इट ऑफ, तो वो बड़े आराम से ज़ीरो की तरफ
जा सकता जाएगा अगर आपने उसके अंदर डैम्पिंग का मैकेनिज़्म रखा हुआ है। अगर आपने डैम्पिंग का मैकेनिज़्म नहीं रखा हुआ तो वो एकदम से ज़ीरो की तरफ गिरेगा और इनर्शिया की वजह से ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जाके थोड़ा सा ऑसिलेट करके बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और कई बात रिपीट कर लेंगे। मैं करता हूँ। एमीटर में जब आपने रीडिंग ली तो नीडल्स डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, आपने गाड़ी के एक्सेलरेटर को दबाया तो आरपीएम ऊपर गए। क्यों भाई? ये जो लड़का गाड़ी चल जिसको मैंने देखा हुआ है, साहिल, आर यू हियर? खैर, गाड़ी में जब आप उसका पेडल दबाते हैं तो एक्सेलरेटर से उसकी नीडल ऊपर जाती है, जो भी एक्सेलरेटर हटाते हैं तो वो आहिस्ता से नीचे गिर रही होती है। यस सर। तो वो दोनों नीडल्स, चाहे एमीटर वाली थी चाहे ये वाली थी, एकदम क्यों नहीं नीचे गिरी? आपने डेफिनेटली कोई डैम्पिंग मैकेनिज़्म रखा हुआ है ताकि आहिस्ता से वो नीचे जाए और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो नीचे ना जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था, आई एम क्लियर टू हिम। कौन बोला था जिसने कहा था रिपीट करें सर ये? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे लाइट डैम्पिंग क्या है और फिर क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है और फिर हैवी डैम्पिंग या ओवर डैम्प्ड चीज़ें क्या होती हैं। तो ये तीन केसेस हैं, तीनों के बाद होपफुली आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग के अंदर जो बॉडी है वो कीप ऑसिलेशन के अंदर रहती है और ग्रेजुअली अपनी एम्पलीट्यूड को ड्रॉप करती हुई जाती है। आप उसकी पिक्चर देख लें। ऐसे ये आपको इस साइड पे एम्पलीट्यूड रख लें, इस साइड पे टाइम पीरियड रख लें। ठीक है, system abouts the main position, position with lesser amplitude। जो हमने ऊपर वाला केस पढ़ा या जिससे मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वो यही था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? स्विंगिंग पेंडुलम, mass attached to the spring, एक्सेट्रा। ठीक है, इसको मैं ये डिटेल आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे आ जाते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग के ऊपर। वो क्या होती है? क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है? इसमें ऐसा होता है कि सिस्टम जब ऑसिलेट कर रहा होता है और ये डैम्पिंग अकर होती है तो उसके बाद सिस्टम ऑसिलेट करना बंद कर देता है। जैसे मैंने उस नीडल की एग्जांपल आपको बताई थी कि वो फर्दर ऑसिलेट अगर नहीं करती है तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर है। लाइट डैम्पिंग में यू कीप बाउंसिंग, कीप ऑसिलेटिंग। गाड़ी के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल है। तो वी जस्ट राइट सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट
but return to the mean position in a very short time. जो हमारे पास हैवी डैम्पिंग है उसमें सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा, लेकिन वापस बड़ी देर के बाद अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। ये दोनों में फ़र्क है, तो दोनों को मैं साथ मिला के ही आपके साथ इसको करता हूँ। इसका ग्राफ यूँ बनना है, सर हेवी डैम्पनिंग के अंदर जल्दी मीन पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। क्या चीज़? जब हैवी डैम्पनिंग होएगी तो ज़्यादा जल्दी मीन पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। देखो ना, जो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं वो क्रिटिकल डैम्पिंग फेस करते हैं, जो देर से आते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा ग्राफ बना देता हूँ कि दोनों को सिमल्टेनियसली चला लेता हूँ मैं। दूसरे में ऑब्जेक्ट डैम्पिंग पे आएगा, एम्पलीट्यूड उसकी रिड्यूस हो रही है, बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्गर टाइम। फिर आपकी एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें, इट टेक्स मोर टाइम एज़ कंपेयर टू द जो दूसरा ग्राफ है। ये हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर है। एग्जांपल देता हूँ, जो सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ कार है, जिसको शॉक अब्जॉर्बर कहते हैं, जिसको शॉक्स कहते हैं आप, आर क्रिटिकली डैम्प्ड एंड इंश्योर स्मूथ राइड आफ्टर अ जंप। Voltmeter and ammeter are also critically damped. Needle will not oscillate and finally reading can be taken easily. वो oscillate नहीं करता रहता, आप जूं जाएगा आराम से उस रीडिंग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो रीडिंग 10 एम्पेयर शो कर रहा है और कभी 11 कभी 12 ऑसिलेट कर रहा है, नहीं, उधर ही उसकी ऑसिलेशन बंद हो जाएगी। आप रीडिंग लेंगे और फिर वो जब उसको ऑफ करेंगे तो वो आराम से अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, उसमें भी वो ऑसिलेट नहीं करेगा। और आपसे खाली एग्जांपल का पूछा जाता है, उसकी डिटेल का नहीं पूछा जाता। इसी तरीके से जो लोग जो हैं वो व्हीकल से या ड्राइविंग से यूज़ टू हो रहे हैं आजकल, उनको ये एक चीज़ डिस्कस करते ही होंगे कि जब भी वो महंगी गाड़ियों की बात करते हैं तो उसके शॉक्स की बात ज़रूर करते हैं। इस वक्त आपके ख्याल में मार्केट में जितनी गाड़ियों में बेस्ट शॉक्स किसके जा रहे हैं? सर होंडा है, टोयोटा है। जो डिपेंड करता है सर, क्योंकि ऑब्वियसली। अच्छा, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ना बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब पता लग जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर एक आदमी रिक्शे में बैठता है और एक आदमी सिविक में बैठता है, सिविक वाले को जंप का पता नहीं चलता, जबकि रिक्शे वाले को हर दूसरे तीसरे छोटे छोटे जंप्स के ऊपर भी धड़म धड़म। क्यों? वो ये जो वो झटके खा रहा होता है, ये वो ऑसिलेट कर रहा होता है, वो पूरे मशीन जिसके अंदर वो बैठा हुआ होता है। सर तो वो तो फिर स्टिफनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टिफनेस ज़्यादा होएगी तो डैम्पनिंग कम होगी। हाँ, आप उसकी अच्छा स्नैन ऐसा है कि तुम इनके मैकेनिज्म अगर देखो ना, तो रिक्शे के अंदर शॉक नहीं लगे होते, उसके अंदर वो कमानियाँ लगी होती हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, आप कभी ट्रैक्टर ट्रॉली को देख लें, वो भी उछलती हुई जा रही होती है रोड के ऊपर। ट्रक भी तो चलते होते हैं। ट्रक में शॉक जिधर भी आपको मैं बताता हूँ, इसमें मेरा मार्कर गिर गया। एग्जांपल देता हूँ, देखें गाड़ियों में लगे होते हैं शॉक्स, और अगर आपको झटका लग रहा है तो इसका मतलब शॉक ब्रेक भी हो सकता है। गाड़ी अच्छी थी लेकिन फिर भी झटका लग रहा है। अच्छा, ये आपकी गाड़ी आ रही है, और यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ से ये जंप लेगी और टेक्निकली ये ज़रा सी उड़ेगी यहाँ से, देन इट लैंड हेयर, और ये कोई आगे जंप नहीं खा रही और स्मूथ होकर चल रही है, बिकॉज इसके जो शॉक अब्जॉर्बर थे, ये अब्जॉर्बर का वर्ड मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? एनर्जी के लिहाज से बात करें ज़रा। एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, वो एनर्जी जो विड्रॉ करेगी, डैम्पिंग अकर हो गई है, एनर्जी विड्रॉ हो जाएगी
और वो उसके शॉक्स के अंदर चली जाएगी और नो एनर्जी और ये नॉर्मल स्मूथ राइड में जानी शुरू हो जाएगी। जबकि रक्षा अच्छा, इनके अंदर शॉक्स ऐसे लगे होते हैं, ये टायर्स के ऊपर लगे होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं इनको। ये जो एरिया, ये वाला एरिया है, इस जगह में आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे शॉक्स लगे हुए होते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ड्राइविंग नहीं कर रहे होते। अच्छा, इनके अंदर ऑयल या गैस होता है जो कि हीट अप हो जाएगा उस एनर्जी विड्रॉन की वजह से। जो रक्षा और जो दूसरे हैं ट्रैक्टर्स वगैरह, उनके अंदर मेटल स्ट्रिप्स लगी होती हैं ऐसे, जिनको कमानियाँ कहते हैं, ऐसे टायर्स के ऊपर जिधर इधर शॉक्स लगे हुए हैं उधर ये स्ट्रिप्स लगी होती हैं। और ये नीचे टायर लगा होता है। ठीक है, ये इतने अच्छे एब्जॉर्बर नहीं हैं, लेकिन उतना जर्क नहीं लगते जिससे बंदे की वैसी को हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएं, थोड़ा सा गुजारा हो जाता है इसका। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट सिस्टम, ये वाला जो है। फाइन। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर क्या हुआ कि जो ही एनर्जी ज़्यादा इंजेक्ट होती है किसी जंप से, दैट इज़ विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, और ये बड़ी जल्दी ही अपनी मेन पोजीशन पे आता है। अगर बड़ी जल्दी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा तो फिर इसको देर लगेगी, इतनी देर तक वो ऑसिलेट कर सकता है। मेन पोजीशन पे आके उसने रुक जाना है। और इन दोनों केसेस के अंदर फर्दर ऑसिलेशन नहीं है। फर्दर ऑसिलेशन ऐसे जो क्रिटिकल जो लाइट डैम्पिंग के अंदर थी वो ऑसिलेट ही करता रहता था, लेकिन उसके जो एम्पलीट्यूड थी वो ड्रॉप हो जाती थी। ठीक है, ये जो दूसरा केस है ये ओवर डैम्पिंग का है। ओवर डैम्पिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑब्जेक्ट विल नॉट कीप ऑसिलेटिंग, इट विल रिटर्न टू द मेन पोजीशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। किसकी एग्जांपल दे सकते हैं? आपके सर आपकी गाड़ी में जो सर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स होते हैं सर, उसे क्या कहते हैं? मेरा नाम भूल गया सर। वो जो सिस्टम लगे हुए होते हैं, क्रम्बल जोन होता है, वो बैग्स लगे होते हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम दिमाग से सर निकल गया, बट सर एकदम से सर बेसिकली वो आते हैं कि बंदे को उधर ही रोक दे। क्या होते हैं सर? एक मिनट। एयरबैग नहीं, ये एयरबैग्स, हाँ नहीं, लेकिन देखो लड़के सुनो, तो आप उसमें आहिस्ता से सिंक होना शुरू होते हैं, ऐसे ही है सर। टेक्निकली तो सर आप जब अगर आप टाइम को उस हिसाब से मेजर करो तो तब तो आप बहुत तेजी से सर आप सिंक करके वापस स्टिल हो जाते हो सर। तो नहीं लड़के सुनो ज़रा, एक मिनट सुनो ज़रा, मेरी इस स्लाइड को देखो जो मैं ये कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू ओवर टी। जी सर। टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा, उतनी फोर्स कम हो गया, फिजिकल टू एम ए। ये जितने एयर बैग्स हैं ये कुशन बेस्ड होते हैं। आपकी जब इनके साथ टक्कर लगती है आप स्लोली इसमें सिंक होते हो। जब सिंक होते हो तो वो टाइम बढ़ जाता है। ये अब पता नहीं ऑसिलेशन पे ये एग्जांपल जाएगी भी या नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन योर मेन पोजीशन और नॉट। ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। एक तो है डोर क्लोजिंग हाइड्रोलिक सिस्टम, डोर क्लोजर हाइड्रोलिक सिस्टम, देखा हुआ है सर? वो जो दरवाजे को आप बंद करते हो सर तो एकदम से आहिस्ता से जाते हैं, आहिस्ता से जाता है। टॉयलेट कमोड जो भी होता है। हाँ, आजकल उन सीट कवर्स में भी आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। ऐसे सीट कवर्स भी आ गए हुए हैं आपकी WC पे, जो ही बंदा उठ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो कम हो जाते हैं। तो ये भी है एग्जांपल है। दूसरा किचन ड्रॉर्स, आजकल अगर जो इम्पोर्टेड किचन लोगों में लगवाते हैं या अगर आप खुद अपना भी बनवाते हैं तो उनमें जो डोर क्लोजर्स लगते हैं हाइड्रोलिक, वो कर लेते हैं, ज़्यादा डैम्पिंग कर लेते हैं, हैवी डैम्पिंग कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से
वापस जाने के लिए, मीन पोजीशन जाने के लिए एनर्जी कम होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता है। अगर आपको याद है कि जो कैफेटेरिया जब हमारा ऑपरेशनल था तो उसमें जो इनके डोर्स लगे हुए थे जिसमें ये किचन में इंटर होते थे, उनमें डोर्स के साथ वो रॉकेट से और ऐसे कब्जे लगे हुए थे जो बहुत तेज़ी के साथ खुलते थे और तेज़ी के साथ बंद होते हैं। तो वो हैवी डैम्पिंग की एग्जांपल नहीं है, उसमें बाद में भी डोर ऑसिलेट करता रहता है, वो ऐसे हिंजेस हैं। तो आप इनके अलावा भी एग्जांपल्स जो हैं वो दे सकते हैं, अगर कोई अवेलेबल है आपको इसमें तो दे सकते हैं। आप टाइप करें इसमें तो आपको पता चल जाता है कि जी कितना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे चले मैं इसको अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए। नोट्स में आपको शाम को भेज दूँगा ये वाले। जैसे मैं यहाँ पे ना रहता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ the branch of a tree, sound produced by tuning fork over longer distances, ठीक है। ये किसकी है? पीरियोडिक वाइब्रेशन है। ये तो लाइट डैम्पिंग की हुई ना। इसमें तो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहता है। ब्रांच ऑफ ट्री ऑसिलेट करती रहती है या रुक जाती है? नहीं, रुकता तो पहले वाला भी रुक जाता है, लेकिन है कि 2-3 ऑसिलेशंस के बाद ही रुकती है ना, ऐसा है। इसी तरीके से अगर आप वो वायलिन को बजाते हो तो उसकी भी जो तारें हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करती रहती हैं या थोड़ी बहुत देर के बाद रुक जाती हैं। तो ये ऐसी स्ट्रिंग की स्पीड डिपेंड करता है। खैर, आप यहाँ, मेरे कहने का मकसद ये था कि आप यहाँ से देखकर इसको और भी कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपसे खाली एग्जाम्पल का ही पूछा जाता है या ग्राफ ड्राइंग का। ग्राफ ड्राइंग लाइट डैम्पिंग में आती है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड, तो वो हम कर देते हैं। बाकी और कुछ नहीं है इसके बीच में, ठीक है। लास्ट कंटेंट आपका सुबह स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह वो फिनिश हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, देन आई स्टॉप माई लेसन। ओके सर, ज़्यादा था सर फिर? ना 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ओ, एक सवाल रहता है। ये क्वेश्चन है, the ball is held between 2 fixed points A and B by means of 2 stretched spring. The ball is free to oscillate horizontally along the line AB. यहाँ पे अच्छा, ये पिक्चर लेते हुए ज़रा सा टेढ़ा हो गया, अदरवाइज ये स्मूथ ही है। During the oscillation, the spring remains straight and do not exceed their limit of proportionality. The variation of the acceleration A of the ball with its displacement x from its equilibrium position, कहता है ये दिया हुआ है, आपको ये वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, x नॉट वाली और ये वो। कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फीचर दैट इंडिकेट्स दैट द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक। 4 मार्क्स हैं। is proportional to negative displacement. सर ये सिंपल हार्मोनिक हो गया। अच्छा जी, A इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो 2 बातें होगी, ठीक है। और नेगेटिव ग्रेडियंट मैंने आपको कहा हुआ है, ठीक है। और सर और जो ऊपर ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, और ये 2 पॉइंट ये कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव साइन शोज दैट इट्स अ मीन पोजीशन। तो ये 4 पॉइंट्स आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं।
कहते हैं डिटर्मिन फॉर द ऑसिलेशन ऑफ द बॉल द एम्पलीट्यूड द फ्रीक्वेंसी। आप ज़रा यहाँ पर आए, एम्पलीट्यूड गिवन है, ज़रा देखें यहाँ पर, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम आई राइट? यस सर। तो ये 2.8 बनती है। टू पॉइंट 8 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर टाइम पीरियड निकल, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। आप ऊपर सिंपल हार्मोनिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो ओमेगा तो निकाल ही सकते हैं आप, ठीक है? तो ग्रेडियंट जो होगा ओमेगा, ग्रेडियंट निकाल लें आप, या एक्सेलरेशन की वैल्यू लें, इसकी वैल्यू लें, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर निकल आएगा। जब ओमेगा आ जाएगा तो यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट हो जाएगी। सर कहता है द अरेंजमेंट इज नाउ rotated through 90 degrees so that the AB is vertical, the ball is now oscillated in vertical plane। कहता है अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। कहता है ये जो पिक्चर है ये अब ऐसे है, ऐसे है। कहता है अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब जाहिर बात है कि एक जो स्प्रिंग है नीचे वाला वो उतने फ्रीडम से ऑसिलेट नहीं करेगा जितने फ्रीडम से फर्स्ट वाला कर रहा है। जस्ट इसको इमेजिन करें आप। सर वो वेट की वजह से, जो बॉल का वेट हाँ है, जी, जो बॉल का वेट है उसकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं करेगा। और हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अजम्पशंस भी होती थी कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, चीज़ें डीफॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि बोथ द स्प्रिंग विल नॉट ऑसिलेट इन द सेम वे एंड मे इलास्टिक लिमिट में क्रॉस। तो इसके रीज़न आपने ऐसे देने हैं। कल इंशाल्लाह अगला टॉपिक छोटा सा है और फिर 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।